कैंसर जो है वो नई सभ्यता की देन है। पहले के ज़माने में 100 व्यक्ति में से किसी एक को कैंसर सुनने में आता था। आज जैसे वैज्ञानिक युग है, रेडियम, कीमोथेरेपी और एक्सरा सारी ही सुविधा हैं, लेकिन आज रोग जो है पहले के ज़माने की अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या हमारा खान पीन ठीक नहीं है? क्या हमें कैंसर के विषय में नॉलेज नहीं है? और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन फिर भी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों हम होपलेस हो जाते हैं अगर किसी के विषय में सुनते हैं कि उसे कैंसर है? क्यों उसे मजबूती नहीं देते कि आप ठीक हो जाएंगे? प्राकृतिक चिकित्सा का क्यों सहारा नहीं लेते थे? अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं और अपना खान पीन ठीक कर लेते हैं तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृति दर्पण से। तो हमारा काम है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और बताना कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेके। तो आज मैं इसके लक्षण, कारण और इसकी चिकित्सा तीनों पे ही प्रकाश डालूंगी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आगे उन लोगों में शेयर करिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। कैंसर गांठ के रूप में कभी त्वचा के ऊपरी भाग में, कभी निकट और कभी शरीर के भीतरी अंगों में प्रकट होती है। जिस अंग में विजेतीय द्रव जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर एक गांठ बन जाती है। ये गांठ कैंसर के तंतुओं का किला है। ये पाचन संस्थान में उत्पन्न होती है। इस रोग का उत्पादन तत्व हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे पेय पदार्थ से मिलकर ही शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग का कारण बनते हैं। इस दिशा में अभी तक 300 से ज़्यादा कारण प्रकाश में आए हैं, जैसे खान पीन की चीज़ों में विविध प्रकार के रंग भरना, खान पीन की चीज़ों को जायकेदार बनाने के लिए तीव्र गुण वाले मसालों का प्रयोग करना, खान पीन की चीज़ों को खुशबूदार बनाने के लिए खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाना, अधिक खाना, मांस अधिक खाना, अप्राकृतिक भोजन और गलत रहन सहन के कारण, रक्त विषैला होने के कारण उपदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कम पानी पीना, चाय, तंबाकू, शराब आदि नशीली चीज़ों का सेवन करना, सफ़ेद चीनी व सेक्रीन का सेवन करना, तरह तरह से तैयार खाद्य पदार्थ जो डिब्बा बंद में आते हैं उनका प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कारण बताए जिसके कारण से कैंसर जो है वो पनपता है। और कुछ ऐसे कारखाने हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने से उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है और उसका रक्त जो है वो विषैला होने लगता है। उसके कारण भी जो है वो कैंसर का जन्म होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, पेट में कब्ज रहना, पेट साफ ना होना, मल भरा रहने की स्थिति, और जैसे हमें कोई भी रोग हुआ तो तीव्र दवाइयों का प्रयोग करना, और जैसे कि गर्भ निरोधक और गर्भ धारण में दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण। जैसे फ्रेंड्स, हम प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों में ही खाना खाते हैं, प्लास्टिक की। तो कुछ व्यक्ति को मैंने देखा है कि वो जैसे चाय भी ला रहे हैं, खाने पीने का सामान ला रहे हैं, तो वो प्लास्टिक की पॉलीथीन में ला रहे हैं। तो वो बहुत अधिक कारण होता है कैंसर का, क्योंकि उसके अंदर खाने की चीज़ों में प्लास्टिक के कण चले जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं और कैंसर को जन्म देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मानसिक तनाव, भय, चिंता और एक ऐसा वातावरण जहाँ पर हमारी इच्छाओं का दमन होता है, वहाँ पर कैंसर का जन्म होता है। प्रोफेसर, शिक्षक, वकील, नेता गला फाड़ के बोलने के व्यवसाय में लोगों को गले का कैंसर होता है। लंबे समय तक कब्ज रहना आंतों के कैंसर को बुलावा देना हो सकता है। इसके अलावा शाकाहारी लोगों में फलों और सब्जियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग ना करना, जिसके कारण उनके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। अनाज, दालें अधिक मात्रा में उपयोग करना, भोजन में अधिक मात्रा में करना, परिश्रम ना करना, नमक व चीनी का अत्यधिक उपयोग करना, कृत्रिम रासायनिक खाद के कारण हमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ दूषित हो गए हैं।
पानी में फ्लोराइड, क्लोरीन घुलने के कारण कैंसर रोग को उत्पत्ति और विकास में सहायक होते हैं। विश्व के आंकड़ों के अनुसार एक शाकाहारी मनुष्य है और एक मांसाहारी मनुष्य है। तो मांसाहारी मनुष्य का शरीर ज़्यादा अनुकूल होता है कैंसर के कीटाणुओं को पनपने के लिए। नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा जिम्मेदार है रक्त को दूषित करने के लिए, और ये कैंसर के कीटाणुओं को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। किसी अंग विशेष में सतत उत्तेजना बने रहने के कारण जलन, कष्ट, ताप एक प्रमुख कारण हो सकता है। गर्भाशय की ग्रीवा, मलद्वार, जीभ, अमाशय, आंत विभिन्न प्रकार के बाह्य अंग में आसानी से देखा जा सकता है, और पुरुषों में मुंह का कैंसर और स्त्रियों में गर्भाशय का कैंसर अधिक होता है। तो फ्रेंड, कैंसर होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो गांव में, कस्बों में, और जैसे लेडीज़ को जो है वो माहवारी होती है तो उस समय सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है, और जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं, जो पैड यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी कैंसर पनपता है। दूसरा, ज़्यादा बच्चे होना, और बच्चे होने के बाद गर्भाशय का मुख और उसकी ग्रीवा पर बार बार घाव होना, और घाव होने के बाद वो ठीक नहीं होना, और ठीक होने के बाद फिर दोबारा आ जाना, ये भी कारण है कैंसर होने का। पुरुषों में होठ, जीभ, गला, अमाशय, लीवर, आंत आदि प्रमुख रूप से इस रोग के क्षेत्र होते हैं। जो लोग अधिक धूम्रपान के आदी होते हैं उनकी जीभ, गला, फेफड़े कैंसर खास तौर से होता है। मुख में छाले पड़ जाएं तो शीघ्र ठीक नहीं होते हैं। कैंसर का रोगी धीरे धीरे सूखने लगता है। गांठ के आसपास लंबे समय से दर्द होने लगता है। स्त्रियों में स्तन, गर्भाशय, योनि मुख, अमाशय, आंतों में ये रोग विशेष रूप से होता है। त्वचा पे होने वाला कैंसर कठोर ऊंचाई लिए होता है जो फटने पर घाव का रूप ले लेता है। भीतरी कैंसर कई तरीके से पड़ा हुआ बढ़ता रहता है। पीड़ा दोनों प्रकार के कैंसर में सामान्य रूप से होती है। अन्य कैंसर की तुलना में मुख का कैंसर का चुनाव सरल है। लोगों का मुख पूरा खुलता नहीं है। स्त्रियों में बार बार रक्तस्राव होता है। आहार गले में अटका रहता है। आवाज़ मोटी हो जाती है। खांसी हो गई हो। शरीर के किसी अंग में खासकर स्तन और गले में गांठ दिखाई दे। तिल या मस्सों में विशेषकर उनके चिन्हों में परिवर्तन दिखाई दे। जैसे फ्रेंड मैंने बताया कि कैंसर अगर बाहर की त्वचा पर होता है तो वो एक फोड़े के रूप में होता है और कुछ ऊंचाई लिए होता है, और फिर जब वे फटता है तो एक घाव के रूप में प्रकट हो जाता है। और जो हमारे शरीर के भीतर होता है तो वो अंदर पड़ा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो उसका जल्दी से पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है। तो इसीलिए दोनों प्रकार के कैंसर जो हैं वो खतरनाक है। और कैंसर होने पर शरीर में क्या क्या चेंज होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगी आपको इसकी चिकित्सा, किस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर कैंसर शुरू अवस्था में ही पता चल जाए तो किस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जब तक रोग का जोर कम ना हो, जब तक उपवास या रसाहार करते हुए रोज जरूरत के हिसाब से दोनों समय एक समय एनिमा लेना चाहिए। दीर्घ उपवास या दीर्घ आहार इस रोग में विशेष फलदायक होता है। प्रतिदिन 2 बार रोग के स्थान पर सूर्य स्नान लेने के बाद कटी स्नान, महीने में 2 बार पूरे शरीर का भाप स्नान, 2 बार रोग के स्थान पर पट्टी रखकर पूरे शरीर की भीगी चादर लपेट, प्रतिदिन रात पर पेड़ों पर गीली मिट्टी पट्टी, कमर की गीली पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। कैंसर में 3-3 घंटे के अंतर पर 5 से 10 मिनट भाप देकर बाकी समय पट्टी की गर्मी गीली पट्टी 1-1 घंटे बाद बदल बदल कर रखना इस रोग की प्राकृतिक चिकित्सा है। कैंसर में यदि दर्द हो या उसमें रक्त निकले तो उस समय खूब ठंडे जल से या बर्फ जल से भीगे कपड़े की पट्टी बदल बदल कर रखनी चाहिए। कैंसर होने पर भी सेहत और जीवन जीने की चाह रखें। शक्ति के अनुसार कोई भी हल्का एक्सरसाइज करें। 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलें। हल्का योगासन करें। कब्ज नहीं होने दें। डिब्बाबंद चीज़ों से बचें। अग्नि के संपर्क से बने खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें जब तक रोग से पूर्ण छुटकारा ना मिले, जब तक अग्नि पर पके हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए। जहाँ तक हो ताज़े फल, ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो फलों में भी मैं आपको बताऊंगी कि जो पर्पल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, उन्हीं फलों का प्रयोग करना चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट और चीनी का प्रयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और चीनी जो है वो कैंसर के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। और समय समय पर जो है वो अनुलोम विलोम कपालभाति करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। गेहूं के जवारे का जूस, गाजर व चुकंदर का जूस, मिक्स सब्जियों का जूस, विशेषकर हरी पत्तियों का जूस, पालक, काले अंगूर, तरबूज छिलका सहित जूस, अनार या सेब का जूस, अंकुरित अन्न, मधु, तुलसी, नारियल पानी, किशमिश, मुनक्का, मौसमी सब्जियों का जूस व सलाद में कैंसर अवरोधी तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। रोग की गंभीरता को देखते हुए सरल और हल्के आसन जैसे उत्थान पादासन, पवन मुक्त आसन, सलभा आसन, भुजंग आसन, अर्ध सर्वांग आसन, नौका आसन, पश्चिमोत्तान आसन आदि करवा सकते हैं। ये सब कुछ क्रियाएं प्रातः साय 15-15 मिनट के लिए करवाएं। श्वास और प्रश्वास की क्रिया शांत खुले वातावरण में बैठकर लेटकर करवा सकते हैं। प्राकृतिक योग चिकित्सा तभी सफल होती है और आशा की जा सकती है जब रोगी के आहार को प्रतिबंधित और नियमित करें। कैंसर के रोगी को समय अनुसार नींबू, गेहूं के पत्तों का पानी, शहद, पत्ता गोभी, अन्य सब्जियों का रस, गाजर का रस, फलों का रस, अंकुरित अनाज जिसमें मूंग, मोठ, चना, गेहूं शामिल किए जा सकते हैं। भोजन देते समय ध्यान रखें कि रोगी की पाचन शक्ति ठीक रहे। अजीर्ण आदि की अवस्था में भोजन फेरबदल करके दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसके रोगी को बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ता है और उसके साथ वालों को भी संयम रखना पड़ता है और उससे भरोसा दिलाया जाता है कि आप ठीक हो जाएंगे। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम विश्वास करके, और वो रोगी भी विश्वास कर रहा है और उसके साथ साथ सेवा करने वाला भी विश्वास कर रहा है, तो रोगी जो है वो ठीक हो जाता है। इसमें खाना जो है वो नियमित रूप से साफ सुथरा, जैसे मैंने बताया गेहूं का जवारा और जैसे अंकुरित अन्न और साग सब्जियां ताज़ी, फल जैसे कीवी, अनार का जूस, सेब का जूस, ये चीज़ें देनी चाहिए, जो कि रोगी को काफ़ी हद तक ठीक करने में सहायक होती हैं। और उसका खान पीन जो है बिल्कुल सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे नाश्ता और सही टाइम पे हर चीज़ उसे सही टाइम पे देना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने ये अनुभव किया है कि सबसे पहले रोगी को अपने मन से कैंसर का डर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मौत जो है वो कैंसर की डर के कारण ही होती है। उसे डर को निकाल देना चाहिए और अपने मन में विश्वास लाना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर उसकी कैंसर की शुरुआत में ही पता चल गया है तो बिल्कुल अच्छे से अपनी शुद्धि पर, अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान दें और किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर चले जाएं और शोधन क्रिया है, और जैसे कि पूर्ण योग करना शुरू कर दें, अनुलोम विलोम कपालभाति, और अपने खाने पीने का पूर्ण संयम कर लें, तो कुछ ही दिनों में आप में बदलाव आ जाएगा और शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगे। रोग जो है वो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता पर, इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। उसकी प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, रोगों को झेलने की पावर जितनी ज़्यादा होगी, रोग उसके ऊपर हावी नहीं होते हैं। तो जितना भी खाएं, अच्छा खाएं, साफ खाएं, स्वच्छ खाएं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर ठीक होने लगेगा और रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर बनी रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।